जश्न में डूबे कार्यकर्ता, जमकर आतिशबाजी। ये तस्वीरें मिशन 23 से पहले बीजेपी को मिले बूस्टर डोज की है। जी हां, निकाय के नतीजों ने साल 2023 की झलक दिखला दी। एमपी के 18 जिलों के 46 नगरीय निकाय के परिणाम आए, जहां एक बार फिर बीजेपी का डंका बजा। 17 नगर पालिका में से 11 पर बीजेपी को जीत मिली। कांग्रेस सिर्फ 4 नगर पालिका में ही जीत सकी, तो वहीं 29 नगर परिषद में से बीजेपी 18 नगर परिषद में जीत दर्ज कराई है। कांग्रेस के खाते में सिर्फ 6 परिषद ही आई है। लेकिन सबसे बड़ा उलटफेर कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में देखने को मिला। यहाँ बीजेपी ने 6 में से 4 निकाय कांग्रेस से छीन लिए। इन परिणामों से बीजेपी खासी गदगद नजर आ रही है। भोपाल से लेकर छिंदवाड़ा तक भगवा लहराता नजर आ रहा है। निकाय में मिली बम्पर जीत पर पार्टी नेताओं ने जनता का आभार जताया, तो वहीं कांग्रेस भी अपनी जीत का जश्न मना रही है। छिंदवाड़ा जिले के अंदर 6 में 4 नगर परिषद नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक बहुमत मिला है। श्रीमान कमलनाथ जी का गृह क्षेत्र सौसर विधानसभा, वहां भारतीय जनता पार्टी 15 में से 14 पार्षद जीती है और 1 पार्षद हम लूज किए, वो भी भारतीय जनता पार्टी का हमारा ही कार्यकर्ता है। सौसर कमलनाथ जी का क्षेत्र कांग्रेस मुक्त हो गया है। देखिए, जनता ने कांग्रेस पार्टी पर विश्वास जताया है। कई जगह पर कमलनाथ जी के चेहरे पे कांग्रेस के सिंबल के ऊपर जनता ने विश्वास दिखाया है, जताया है और कांग्रेस पार्टी को जिताया है। कांग्रेस पार्टी का विपक्ष में होते हुए जीतना इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी की जमीन जो है वो सरक चुकी है। जनता का विश्वास अब भाजपा में नहीं रहा है। कुल मिलाकर ये चुनाव सियासी दलों के लिए मिशन 23 का आईना थे, जिसकी पिक्चर साफ हो गई। आदिवासी बाहुल्य इलाकों में कमल का खिलना कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है। अब बड़ा सवाल ये है कि इस झटके की भरपाई कांग्रेस कैसे करेगी। सवाल ये भी कि कमल का जादू बरकरार रखने बीजेपी की आगामी रणनीति क्या होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। तो आज आए हुए ये नतीजे क्या 23 की झलक हैं? ये सवाल इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जिस तरह से दोनों ही पार्टियों के बड़े बड़े नेता इस चुनाव में प्रचार में उतरे थे, उसे देखना भी बड़ा ही दिलचस्प था। और आज IND एजेंडा में हम चर्चा भी यही करेंगे। तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं IND एजेंडा के प्रमुख बिंदुओं की ओर। क्या निकाय के नतीजे मिशन 23 की झलक हैं? क्या निकाय का रिजल्ट सियासी दलों के लिए मिशन 23 का आईना है? निकाय में मिले झटके की भरपाई कैसे करेगी कांग्रेस? और अंत में क्या इन चुनाव से पता चला आदिवासियों का मूड? ये वो तमाम सवाल होंगे जिस पर हम चर्चा करेंगे और ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि निकाय के दंगल में कौन आगे निकला। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही बताया कि हमारी जीत हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यानी कि VD शर्मा ने कहा कि पूर्व CM कमलनाथ ने अपना गढ़ वहां पर वो हार गए। सौसर का उन्होंने जिक्र किया, बताया कि 15 में से 14 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के जीते और 1 पार्षद जो जीता वो भी भारतीय जनता पार्टी से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहा था। खैर, सवाल अहम इसलिए भी है क्योंकि छिंदवाड़ा पर सबकी नजर थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सभाएं चर्चा का विषय बनी थी और उनका वो बयान जब जाकर उन्होंने कहा था कि आप चुनते कांग्रेस को हैं, इस बार भाजपा को चुनिए, हमारी सरकार पैसा देती है लेकिन कांग्रेसी उसे आपके पास आने नहीं देते। खूब सुर्खियां बटोरी थी। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, दीपक विजयवर्गीय साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अवनीश बुंदेला साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है मध्य प्रदेश कांग्रेस के। और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार पवन देवलिया साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत बुंदेला साहब आपसे।
क्या कमलनाथ जी का गढ़ आप लोग नहीं संभाल पाए, यानी कांग्रेस पार्टी, बीजेपी वहां पहुंच चुकी है? देखिए विवेक जी, मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो जो 46 निकायों में जो चुनाव हुए हैं अभी वर्तमान में, जो आज संपन्न के नतीजे आए हैं, अगर हम उनकी पूरी बात करें तो छिंदवाड़ा ही अकेला पूरा प्रदेश नहीं है, हम छिंदवाड़ा ही जिला है। तो जहां तक जो हमारी जानकारी है वो बकायदा हमने इसके ऊपर आधिकारिक हमारी पार्टी से बयान भी जारी हुआ है विवेक जी, कि अगर पिछले चुनाव की बात करें तो इन 46 निकायों में हमारे पास 130 पार्षद हुआ करते थे। इस बार अभी तक के जो हमारे पास नतीजे हैं, 248 पार्षद हमारे जीत कर आए हैं। मुझे नहीं मालूम बीडी शर्मा जी के पास कौन सा मापदंड है जिससे वो तुरंत घोषित कर देते हैं। आपने देखा होगा पिछले चुनाव में कि ये भी स्थिति रही कि जो इन्होंने तो छतरपुर और पन्ना में जो कांग्रेस के सिंबल पर जो चुनाव लड़े थे, कांग्रेस के सिंबल से जो पार्षद जीते उनको अपना बता दिया। यही स्थिति जिला पंचायत और जनपदों में भी हुई। मतलब जो कांग्रेस के समर्थक जीते, जो जनपदें बनी कांग्रेस की, वो आपने देखा होगा, मतलब बकायदा वो व्यक्ति ने अपना फोटो ट्वीट किया कि साहब मैं तो कांग्रेस का व्यक्ति हूँ, और ये बात कहाँ की, शहडोल जिले की है, और इन्होंने तो भी उसको अपना बता दिया। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, अगर भाजपा इसमें खुश है तो अच्छी बात है। और आप अगर छिंदवाड़ा की बात करें तो छिंदवाड़ा में ठीक है, अगर हम एक 100 जो आप बात कर रहे हैं प्रतिशत की, अगर हम 100% में क्या नतीजे आए वो दिखने वाली बात है। उसका आगे बिल्कुल विश्लेषण भी होगा, पार्टी विश्लेषण करेगी। लेकिन मैं एक बात बताऊं, उसी छिंदवाड़ा में हमने पिछली बार नगर निगम भी जीता है। ये भाजपा को नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपकी ये जीत है तो आपको बधाई, लेकिन हम तो ये मानते हैं कि हमने कांग्रेस पार्टी ने इसमें गेन किया है। जैसा मैंने बताया, 130 पार्षद थे हमारे पिछले चुनाव में, इस बार हमारे 248 पार्षद जीते हैं। तो आप बताएं गेन किसने किया? और बाकी अगर भाजपा को लगता है, देखिए हम ये मानते, इसीलिए इन्होंने 2 तरह की चुनाव व्यवस्था रखी थी। नगर निगम में अलग तरह की, नगर पालिका नगर परिषदों में अलग तरह की, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, क्योंकि इनको मालूम है कि छोटी जगह घपलेबाजी करके शासन के दबाव से आप चुनाव जिता लेते हैं। खुरई में क्या हो रहा है, अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं पर्चा भरूं तो जाके तहसीलदार पुलिस वाले उसका घर नापने लगते हैं कि भैया तुम्हारा घर का छज्जा निकला है। ये स्थिति करके अगर आप निर्दोष चुनाव जीतते हो तो ये कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र का हनन है। लोकतंत्र को आप मारना चाहते हो, लोकतंत्र को तोड़ खत्म करना चाहते हो। ये मध्य प्रदेश में चल रहा है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कई सारे प्रत्याशी ने आके ऑन स्क्रीन कहा है, कई नेताओं ने ऑन स्क्रीन आकर कहा है। लेकिन हम फिर भी कहेंगे, और भाजपा बीडी शर्मा जी को एक्चुअल में जल्दबाजी रहती है बोलने की, क्योंकि भाजपा में वैसे ही बोलने का स्पेस कम मिलता है। शिवराज जी के पास सबसे ज्यादा स्पेस नरोत्तम मिश्रा जी खा जाते हैं, फिर बचा हुआ स्पेस भूपेंद्र सिंह जी खा जाते हैं। अब बेचारे बीडी वर्गीय जी से प्रतिक्रिया लेते हैं तो बीडी भाई भी कुछ भी वर्गीय जी में लटते थे। आप लोग जरूर कह रहे हैं कि आदिवासी इलाकों में कमल खिल गया, कमलनाथ जी के गढ़ छिंदवाड़ा में कमल खिल गया, लेकिन बुंदेला साहब तो बता रहे हैं कि पार्षदों की संख्या कांग्रेस की ज्यादा आई है इस बार, मतलब पिछली बार से भी ज्यादा जीते कांग्रेस के पार्षद। देखिए, ऐसा है कि चुनाव के नतीजे सबके सामने हैं, और चुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2/3 से लेकर 3/4 सीटों तक जीती है, और कांग्रेस पार्टी 1/4 सीटों में सिमट गई है। इसके बावजूद अगर अवनीश बुंदेला जी को लगता है, कमलनाथ जी को लगता है कि वो बेहतर स्थिति में है, तो उनको मुबारक हो। अवनीश बुंदेला जी के बयान से एक बात और जाहिर हुई है कि वो अपने पिछले बार के जो नतीजे हैं उनसे तुलना कर रहे हैं। मतलब उनकी तुलना केवल खुद के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी तुलना नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका मुकाबला नहीं है। इनकी बातों से यही जाहिर हो रहा। तो अपने आत्ममुक्ता के दौर में कांग्रेस के नेता रह सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी संतुष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी नगरों के विकास के लिए, खासतौर पर उन अंचलों के विकास के लिए जहां पर आदिवासी बहुलता में है, हमने जो कुछ काम किया है उससे मतदाताओं को विश्वास हमें मिला है। उस विश्वास के लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि और भी ज्यादा तेजी के साथ भारतीय जनता पार्टी विकास की रफ्तार को बढ़ाएगी, और मध्य प्रदेश के हर अंचल में, मध्य प्रदेश के हर वर्ग को इस विकास का लाभ और ज्यादा से ज्यादा पहुंचेगा। कांग्रेस पार्टी नकारात्मक राजनीति करने के लिए, अधिकारियों पर आरोप लगाने के लिए, राजनीति पर आरोप लगाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र में मतदाता जो कहता है अल्टीमेट वो सच होता है, और जो जनादेश आया उसका सम्मान किया जाना चाहिए कांग्रेस के लोगों द्वारा। ठीक है, पवन जी का हम रुख करते हैं। पवन जी, ये चुनाव जब शुरू हुए थे और प्रचार चल रहा था
तो दो शब्द बहुत गौर करने वाले भी थे और कहीं ना कहीं इन दो शब्दों पर ये पूरा चुनाव केंद्रित रहा। इसमें एक शब्द है छिंदवाड़ा, एक शब्द है आदिवासी। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में चुनाव थे और ये भी माना जा रहा था कि साल 23 से पहले का ये लिटमस टेस्ट भी है। जी निश्चित रूप से 2023 में चुनाव है मध्य प्रदेश के, और कांग्रेस और भाजपा दोनों दल हैं मध्य प्रदेश में जो प्रतिस्पर्धा में हैं। और जहां तक ये अभी जो वर्तमान में चुनाव हुए हैं, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों के जो चुनाव थे, आप अलीराजपुर में देखें, झाबुआ में देखें, डिंडोरी में देखें, शहडोल में देखें, तो निश्चित रूप से कांग्रेस को पहले की अपेक्षा अभी वर्तमान परिस्थितियों में ज़्यादा लाभ हुआ है, फायदा हुआ है। राजनीतिक रूप से देखें तो भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से नुकसान है, क्योंकि सत्ता के समय अगर आपका कार्यकर्ता आपसे छटक के निर्दलीय खड़ा होता है या कांग्रेस के पक्ष में जाकर चुनाव लड़ता है, तो ये आपका एक सबसे बड़ा कहना चाहिए संगठन का एक फेल्यूअर है। तो 2023 में ये जो लोग हैं या जो खंदक है जो अभी चुनाव की जो हुई है, ये आगे चल के क्या परिणाम देगी, ये तो निश्चित रूप से चौंका देने वाले होंगे। लेकिन चिंताजनक बात यह है कि जिन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ा है और वो जीता है, तो हमें लगता है कि वो व्यक्तिगत छवि पर जीता है, क्योंकि अभी वर्तमान स्थितियों में सरकार के पास या कहना चाहिए संगठन के पास ऐसा कुछ नहीं है कि वो जनता के सामने बता सकें। बड़े नेता भी जो गए हैं वो लोकल स्तर की या अपने जो स्थानीय स्तर के जो मुद्दे हैं उनको कभी नहीं उठाया, उन्होंने प्रदेश स्तर की बात की, देश स्तर की बात की। तो मुझे लगता है कि आने वाले जो चुनाव होंगे वो मतदाता अपने जहन में जरूर रखेंगे कि हमें किस तरफ जाना है, किसके पक्ष में मतदान करना है। और वैसे भी देखा जाए तो जहां अलीराजपुर में जहां कांग्रेस जीती है, भारतीय जनता पार्टी खरगोन में बुरी तरह हारी थी पिछले विधानसभा चुनाव में, 7 के 7 विधायक कांग्रेस के हैं। तो मुझे लगता है कि बड़ा उलटफेर है ये चुनाव में। और डिंडोरी में देखा होगा तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपस में लड़े हैं, शहडोल की परिस्थितियां बहुत अलग हैं। तो हमें लगता है आगे चल के अगर संगठन में सुधार नहीं किया गया या सरकार ने अपनी जो कहना चाहिए रणनीति नहीं बदली, तो परिणाम बहुत ज़्यादा अपेक्षित नहीं होंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए। बिल्कुल, तो बीजेपी को मतलब और भी ज़्यादा अलर्ट रहने की भी ज़रूरत है। ठीक है, प्रतिक्रिया लेंगे हम इस पर विजय वर्गीय जी से, उससे पहले बुंदेला साहब का रुख करते हैं। बुंदेला जी, आप लोग क्या मान नहीं रहे हैं कि छिंदवाड़ा ये जो 4 नगरीय क्षेत्र जो आप लोग हारे हैं, 4 नगर परिषद, नहीं मान रहे आप लोग कि किसी प्रकार का फॉल्ट रहा? नकुल नाथ जी मैदान में थे, कमलनाथ जी इतना रोड शो कर रहे थे सर, 3 दिन कमलनाथ जी तो बकायदा। विवेक भाई, पहली बात तो जो बात मैंने कही उस बात की कुछ हद तक तस्दीक पवन देवरिया जी कर चुके हैं कि कांग्रेस को लाभ हुआ है। अब विजय वर्गीय जी को लगता है कि हम तुलना ना करें। भैया, अगर आप अपने परफॉर्मेंस की तुलना कैसे करते हैं? अगर आप क्रिकेटर भी होता है विराट कोहली, क्या तुलना करते हैं कि भाई विराट कोहली ने पिछले साल इतने रन बनाए थे, इस साल इतने, तो आप जब आप खुद के परफॉर्मेंस की तुलना कैसे करेंगे? आपको खुद का परफॉर्मेंस ही आंकना पड़ेगा। भाजपा भी जब होता तो खुद की तुलना करती ना। तो एक बात, उसी बात में विवेक भाई मैं फिर से कहूंगा कि छिंदवाड़ा समूचा मध्य प्रदेश नहीं है। छिंदवाड़ा हाँ बड़ा महत्वपूर्ण है और छिंदवाड़ा ये कहने के कांग्रेस का एक गढ़ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए छिंदवाड़ा बहुत अहम रहता है। सरकार जब थी कमलनाथ सरकार, छिंदवाड़ा मॉडल सब बताते थे सर। भाई भाजपा के लोग छिंदवाड़ा को लेके इसलिए भ्रमित करते हैं, इसलिए डरे हुए रहते हैं क्योंकि छिंदवाड़ा पहली बात तो कांग्रेस का गढ़ है। ठीक है, एंटी इनकम्बेंसी होती, सौसर में अगर हम हारे तो मैंने पहले भी कहा उसका कहीं ना कहीं विश्लेषण होगा। और ये बात एक बार भी समझे कि छिंदवाड़ा का जो विकास मॉडल है, आप समझे छिंदवाड़ा में पूरे भारत में जेसीबी का सबसे पहला सर्विस सेंटर कहां खुला, आप चेक कर लीजिए, छिंदवाड़ा में खुला। टोयोटा का मध्य प्रदेश का सबसे पहला सर्विस सेंटर कहां खुला, पता करें, छिंदवाड़ा में खुला। ये जो मजाक उड़ाते ना बैंड बाजा, ये मजाक भाजपा में, आप पता करें एनसीसी का मतलब गृह विभाग के बाद छिंदवाड़ा में सबसे पहले जो बैंड की जो ट्रेनिंग होती है, जिसको आज की तारीख में कई युवा अपना कैरियर बनाते हैं, बैंड ग्रुप बनाते हैं, आप देखें तो उसका एक सबसे पहला स्कूल कहां खुला, छिंदवाड़ा में खुला। अब तो छिंदवाड़ा के विकास बड़े अलग तरह के, छिंदवाड़ा की आप सड़कें देख लें, वहां के आप अस्पताल देख लें, तो साहब मैं समझ सकता हूं कि भाजपा बिल्कुल खुश होगी अगर उन्होंने कोई नगर पंचायत जीती है। मैं भैया ठीक है, मैंने पहले भी कहा ना, इसका विश्लेषण होगा, लेकिन आप मैं फिर कहूंगा कि जो पवन भाई ने भी कहा, हमको जो सफलता मिली है, हम उस सफलता को लेकर 2023 के समर में जाएंगे। और चिंता तो भाजपा को करनी है, क्योंकि पवन भाई कह चुके हैं
कि भाजपा के पास अब लोकल मुद्दे कुछ बचे ही नहीं है, कुछ नीतियां बची नहीं है, उनके हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि डीजल पेट्रोल के भाव तो सेंट्रल से कंट्रोल होते हैं। आप देखें तेल के भाव वो कंट्रोल कर नहीं पा रहे, 300 रुपए प्रति लीटर खाने का तेल बिक रहा है। आप देखें खाने की वस्तुओं के क्या दाम है, एलपीजी गैस सिलेंडर के, तो बेचारे अब भाजपा के नेता मध्य प्रदेश के क्या भाषण देंगे, क्या वादे करेंगे? वादे कर नहीं सकते हैं, उनके हाथ में कुछ है नहीं। और सही बात है, जब आप सौसर में या किसी नगर पंचायत में जाके, किसी भी छोटी नगर पंचायत में जाके आप चुनाव, हर जगह मोदी जी का चेहरा तो नहीं चलेगा ना। ठीक है, मोदी जी के चेहरे पे आप चुनाव लड़ोगे, होता क्या इनके पास कोई चेहरा नहीं है। ये पार्षद का चुनाव मोदी के चेहरे पर लड़ते हैं और सांसद का मोदी के चेहरे पर लड़ते हैं और विधानसभा का मतलब इससे साबित होता है, ठीक है मोदी जी आज की तारीख में बड़ा ब्रांड हो सकते हैं, लेकिन इससे साबित होता है कि आपकी कार्यशैली जीरो है, आपके विकास कार्य जीरो है, आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। हम आज भी जब भी जाते हैं तो हम 15 माह के कमलनाथ जी के विकासों का बखान करते हैं। हम अभी देख रहा था शिवराज जी को, महाकाल के ऊपर जितनी टेंशन में है भाजपा, 15 साल में इनको महाकाल की सुध नहीं आई। जब हमने 300 करोड़ रुपए महाकाल के जीर्णोद्धार के लिए दिए तो इनको मैं कहूंगा, इनको मजबूरी में झक मार के इनको महाकाल मंदिर की शरण में जाना पड़ा। चलिए ओवरऑल हम विजय वर्गीय जी से जरूर ये पूछते हैं। विजय वर्गीय जी, जो बात बुंदेला जी बता रहे हैं, कांग्रेस का परफॉर्मेंस कोई बहुत खराब नहीं रहा। 10 सीटें आपने कांग्रेस से जीत ली, 9 सीटें कांग्रेस ने आपसे जीत ली। मंत्री विजय शाह के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वहां पर भाजपा हार गई, पूरी तरह से हार गई भाजपा वहां पर। तो ये भी तो एक इफेक्ट पड़ता है ना सर बीजेपी को लेकर। देखिए, पहली बात तो ये कि अवनीश बुंदेला साहब ने जो चीजें गिनाई हैं, उन्होंने 3 विकास के काम गिनाए कि कमलनाथ जी ने या कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में 3 विकास के काम किए और वो तीनों छिंदवाड़ा में किए। इससे भी जाहिर है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी या कमलनाथ जी का सारा था, छिंदवाड़ा के अलावा कहीं नहीं है। दूसरी बात यह है कि इतना सारा फोकस करने के बाद तमाम तरह के संसाधन जो भी कमलनाथ जी के हाथ में सरकार रहते हुए थे या विपक्ष के नेता होते हुए जो भी कांग्रेस का अध्यक्ष होते जो भी उसका प्रभाव है, उन सबके बावजूद ही अगर कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी की गढ़ में हार जाती है, 6 में से 4 जगह उनका सफाया हो जाता है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी का सोचने का विषय है। अगर कांग्रेस पार्टी इसके बाद भी आत्मविश्लेषण करना नहीं चाहती है और 2014 के नतीजों के हिसाब से आत्मतुष्ट होना चाहती है, आत्ममुक्त होना चाहती है, तो उनको आत्ममुक्त होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई जो हर साल बच्चा फेल होता हो, वो इस बात पे खुश हो कि मेरे तो 34 नंबर आ गया, इस बार मेरे को तो बहुत मजा आ गया और पूरे गांव में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसका मुकाबला उस बच्चे से जो 80% ज्यादा रहता है। कांग्रेस पार्टी अपनी जो स्थितियां हैं उससे संतुष्ट होने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि कमलनाथ जी के पीछे हाथ दिखाना हमको कि वो सब जो कुछ कर रहे हैं वो सब सही है, लेकिन निष्पक्ष भाव से आप देखें जब 2/3 से ज्यादा सीटें, 2/3 से ज्यादा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी जीत रही है तो कांग्रेस कहीं नहीं खड़ी है, कांग्रेस किसी मुकाबले में नहीं है। रही बात, मैं समझता हूं कि इनको दिक्कत यह है कि जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका नाम किसी चुनाव में क्यों लिया जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि खाली नरेंद्र मोदी जी का नहीं, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, उनका नाम भी हम लेते हैं। जब नगरीय निकाय होंगे तो नगरीय प्रशासन मंत्री का नाम भी लेंगे, जब ग्रामीण चुनाव होंगे तो ग्रामीण विकास मंत्री, कृषि मंत्री का भी नाम लेंगे। तो हमारी जो भी उपलब्धियां हैं हम सब तक पहुंचाते हैं और हमको एक आदि परिवार की तरह एक परिवार पर आधारित नहीं है। जो भी हमारी उपलब्धियां हैं मध्य प्रदेश के शासन के मुखिया के नाते अगर किसी ने कोई काम किया है, देश के मुखिया के नाते किसी ने कोई काम किया है, विभाग के मुखिया के नाते किसी ने कोई काम किया है, तो हम उनके नाम से ही पहुंचाते हैं। और हमें भारतीय जनता पार्टी को संतुष्टि है कि मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही सकारात्मक तरीके से स्वीकार करती है। बीच में 15 महीने का जो कांग्रेस का शासन था उसमें कांग्रेस की कलई पूरी तरह से खुल गई, क्योंकि 6-7 दशक के कांग्रेस के शासन के बाद भी हाल के दिनों में पीढ़ी आई थी जिसने कांग्रेस का शासन देखा ही नहीं था। कांग्रेस किस हद तक भ्रष्टाचार करती है, किस हद तक अराजकता फैला देती है, लेकिन उस पीढ़ी ने भी 15 महीने में देख लिया। जब कांग्रेस के खुद के मंत्री उमंग सिंगार हो या आज के जो नेता प्रतिपक्ष वो खुद जब आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के मंत्री भ्रष्टाचार में लगते हैं, अवैध माइनिंग हो रही है, शराब माफिया आप ये कांग्रेस के जमाने में,
तो कांग्रेस को अपने 15 महीने के कार्यकाल की समीक्षा देखनी चाहिए। जी जी जी, पूरा आरोप की बात है तो उमा भारती के आरोपों की चर्चा कर ली जाए। पार्टी के 25% विधायक दीपक जी मुझे बताओ उमा भारती क्या कहती है? उमा भारती कहते सीएम मिल नहीं सकते हैं। उमा भारती निरंतर सड़कों पर आतंक फैला रही है। की सरकार उनके घर बुलडोजर कब पहुंचेगा? उमा भारती दुकानों में पत्थर मार रही है, संतुष्ट है। लठे चलाने की बात करी दीपक जी। उनके घर पर बुलडोजर कब पहुंचेगा मुझे ठीक है, बताएं। ठीक ये है। तो एक प्रदेश में दो तरह के कानून क्यों? हाँ ठीक है, पवन जी से हम प्रतिक्रिया लेते। पवन जी, 2023 की अभी से हालांकि देखिए सुगबुगाहट जरूर चलती है और जाहिर सी बात है ये एक तरह से अंतिम चुनाव माना जा सकता है, साल 2023 से पहले का प्रमुख चुनाव। क्या आपको लगता है कि ये जो चुनाव के नतीजे हैं ये साल 23 की हवा को भी किसी तरह से थोड़ा बहुत बदलते हैं? 2023 में जो चुनाव है ये जो वर्तमान की परिस्थितियों में या पिछले जो चुनाव हुए हैं निश्चित रूप से बहुत व्यापक असर डालेंगे, क्योंकि ये जो चुनाव हुआ है इसमें व्यक्तिगत चुनाव था ये, और व्यक्तिगत जब चुनाव हो जाता है तो हमें लगता है कि जो 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 जिनके साथ अन्याय हुआ है, जो पराजित हुए हैं, जिनके साथ पक्ष में विधायक खड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से वो कार्यकर्ता, वो नेता, वो विधायक के खिलाफ जाएगा। वो जब जाएगा तो फिर परिणाम निश्चित रूप से बदलने वाले होंगे, क्योंकि पिछले 2018 के जो चुनाव के परिणाम थे विधानसभा के, वो बहुत कम विधायक ऐसे थे जो बहुत कम मार्जिन से जीते थे। तो ये जो चुनाव है मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो लंबे समय से काम कर रहे हैं और उनके साथ जो नई फौज जुड़ी है कार्यकर्ताओं की, उनके बीच में चुनाव होगा। और अगर ये चुनाव फतेह कर लेती है भाजपा तो निश्चित रूप से 2023 में सरकार बना सकती है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में दीपक जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, 40 साल से भारतीय जनता पार्टी में कार्य कर रहे हैं। आज की परिस्थितियों में कहाँ हैं वो? तो मुझे लगता है कि ये जो स्थितियां हैं ये भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता इन स्थितियों से जूझ रहे हैं, और आने वाले परिणाम कैसे होंगे, कार्यकर्ता कैसे चुनाव में काम करेगा, क्योंकि जिसका समाज में वजूद होगा वही जाके जब प्रचार करेगा तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान होगा, मतदाता प्रभावित होंगे। और जब ऐसे कर्मठ कार्यकर्ताओं की चिंता भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी और जो नए लोग आए हैं उनकी चिंता भारतीय जनता पार्टी करेगी और उनके दिशा निर्देश में भारतीय जनता पार्टी चलेगी, तो हमें लगता है कि दमोह के जो पिछले चुनाव हुए हैं वो आपने देखे होंगे। और दूसरी जगह जो चुनाव हो रहे हैं जिनमें संगठन कोई निर्णय नहीं कर पा रहा है, काबू नहीं कर पा रहा है, अभी तक जो पिछली शिकायतें हुई थी उनमें अनुशासनहीनता की जो कार्रवाई हुई थी, शिकायतें हुई थी, उन पर क्या कार्रवाई हुई? तो मुझे लगता है कि ये जो चुनाव है, संगठन का जो मध्य प्रदेश का चुनाव है, उसके बाद परिस्थितियां कैसे बदलेंगी, क्या होगा, ये हमें लगता है कि दीपक जी बहुत अच्छे से बता सकते हैं। ठीक है, दीपक जी आपसे प्रतिक्रिया। देखिए जो नतीजे आए हैं सामने, वो सबके सामने हैं और निश्चित तौर पर एक दिशा दिखाते हैं कि मध्य प्रदेश की जनता का विश्वास और आस्था भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मैं समझता हूं कि चुनाव के नतीजे उस दिशा में आगे बढ़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी अच्छे खासे मार्जिन के साथ फिर से 2023 में सरकार बनाएगी। ये जो चुनाव के नतीजे हैं निश्चित तौर पर ये दर्शाते हैं कि पिछले 2 सालों में कांग्रेस की सरकार के बाद जो काम शुरू हुए हैं, कोरोना के विकट परिस्थितियों के बीच में और दुनिया भर में जो अर्थव्यवस्थाओं की स्थिति उनके बीच में मध्य प्रदेश में विकास की जो गति है इस तरह से आगे बढ़ी है, जिस तरह से स्थानीय स्तर पर नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में काम हुआ है, वो निश्चित तौर पर संतोषप्रद है और जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ इन सारे मुद्दों पर खड़ी है। अवनीश जी, देखिए मैंने स्पष्ट किया है कि जो भी नतीजे गलत आए हैं, अपेक्षा के अनुरूप नहीं है, उन पर हम आत्ममंथन करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे। और बाकी हम ये मानते हैं कि नतीजे कांग्रेस के लिए प्लस है, कांग्रेस के लिए सकारात्मक है। और मुझे नहीं मालूम दीपक जी क्या कहते हैं, क्या किस तरह से लेते हैं, हम तो ये मानते हैं कि जो जनता का जनादेश है स्वीकार है और आगे के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। आप देखें हमारी तैयारियां भी देखें। भाजपा का तो ये है कि पहले हमारी नीतियों का विरोध करती है कि जो हम एक नया मॉडल लेकर आते हैं पहले आप उनका विरोध करते हैं, हंसी उड़ाते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, पवन भाई भी जानते हैं, जब हमने मीडिया विभाग में प्रवक्ताओं में सेंट्रलाइज सिस्टम लेकर आए तो ये हमारी हंसी उड़ा रहे थे कि अब प्रवक्ताओं को एक बंदा भेजेगा, एक व्यक्ति भेजेगा, उसके बाद 10 दिन बाद इनने भी कोई नीति अपना ली। तो ये भाजपा का रूप है, ये भाजपा का चाल चरित्र तो चेहरा है, तो यही स्थिति है। हमें कोई दिक्कत नहीं, आप जो समझ सकते हैं समझे, लेकिन हम 2023 की तैयारी में लगे हैं और हम तो ये मानते हैं जो भी जनता के जाने स्वीकार है। जी बिल्कुल। पवन जी अंतिम प्रतिक्रिया। निश्चित रूप से ये चुनाव जो है महत्वपूर्ण चुनाव होगा दोनों दलों के लिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए।
क्योंकि कमलनाथ जी भी जो है कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं, वयोवृद्ध हो चुके हैं, उनके जीवन का ये आखिरी चुनाव होगा ऐसा लगता है, जिसके अनुसार उन्होंने जो लोकसभा में नकुलनाथ को उतारा है, तो ये चुनाव बड़ा दिशा देने वाला चुनाव होगा, कांग्रेस के लिए ऑक्सीजन का काम करेगा। और अगर कांग्रेस इस चुनाव को नहीं जीत पाती है तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो सवाल यही था कि क्या ये चुनाव के परिणाम 23 की झलक है, 23 का किसी प्रकार से कोई टेस्ट है, बीजेपी कांग्रेस कितने तैयार थे और आज के नतीजे किसके लिए बूस्टर डोज का काम करेंगे, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। इंडिया एजेंडा में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।